गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 4th चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी। बच्चों, यहाँ हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, कब और कैसी कैसी होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 4.1 रासायनिक अभिक्रिया। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक साइकिल के टायर का घिस जाना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना इत्यादि। इस सूची में आप कुछ अन्य उदाहरण और जोड़िए। आइए अब इन परिवर्तनों को समझें। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी परिवर्तन हुए, इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, कुछ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? हम जिस भौतिक परिवर्तन में, जैसे कि हमारा बर्फ है ना, बर्फ जब पिघलता है तो द्रव का रूप ले लेता है, पर द्रव से हम पुनः बर्फ में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उस पानी को, बर्फ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जब वह पिघल जाता है तो पुनः बर्फ भी बनाया जा सकता है ना। यदि हम, जैसे दूध है, दूध को हम, दूध में जो रासायनिक क्रिया होती है तो दूध से दही बनता है ना। तो क्या हम दही को दूध पुनः दूध वाले अवस्था में पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, है ना। दूध से दही बन सकता है, पर दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और भी है, साइकिल के टायर एक बार घिस जाता है तो पुनः टायर हमें उसी अवस्था में नहीं मिलता। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। और ये जो बर्फ का पिघलना है, तो बर्फ को हम पुनः उसी अवस्था बर्फ में पा सकते हैं, है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और जिन्हें हम पुनः उसी अवस्था में पा नहीं सकते, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम समझते हैं। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 में शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। आवश्यक सामग्री में हम 2 बीकर लेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब पानी का मात्रा कम और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है, इन्हें हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा कम होता है ना और पानी का मात्रा ज़्यादा होता, तो हम उन्हें क्या कहते? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। पर यहाँ पर हम क्या लिए हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अनबूझा चूना लिए हैं, पानी लिए हैं, कांच की छड़ लिए हैं। अब देखेंगे, एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लें तथा सावधानी पूर्वक 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। हम 50 मिलीलीटर पानी में क्या डालेंगे? 2 से 3 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे और कांच की छड़ से विलयन को हिलाएंगे। अब बीकर को छूकर देखें। अब हमें उस बीकर को छूकर देखना है, क्या बना हुआ विलयन गर्म है? अब दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबूझा चूना लेकर उसमें पानी डालें। आप देखेंगे कि सनसनाहट की आवाज़ होती है। इस बीकर को भी छूकर देखें, क्या यह भी गर्म हो गया? क्या यह भी गर्म हो गया है? आपने देखा, दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं, है ना। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन समान हैं? आइए इसे समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करें। तो बच्चों, क्या होता है, जब हम बीकर में, जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी 50 मिलीलीटर पानी लेते हैं, है ना, और उस विलयन को हिलाते हैं, फिर कुछ समय बाद हम उस बीकर को हम छूकर देखते हैं, तो वो बीकर जो है हमें गर्म महसूस होता है ना। इसी प्रकार से और एक बीकर में हम क्या लेंगे? अनबूझा चूना लेंगे और पानी लेंगे, है ना, उसे भी हिलाएंगे, तो कब क्या होता है आप देखेंगे, उसमें सनसनाहट की आवाज़ आती है ना। फिर उस बीकर को हम छूकर देखेंगे तो दोनों बीकर हमें गर्म महसूस होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा, दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं ना। दोनों जो बीकर हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल वाला और एक अनबूझा चूना वाला, ठीक है, दोनों बीकर में से क्या निकलते हैं? ऊष्मा निकलते हैं। ऊष्मा आप लोग जानते हैं गर्म होता है ना, ऊष्मा निकलता है, तो बीकर के जो पदार्थ गर्म हो जाते हैं। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन समान हैं? तो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि दोनों परिवर्तन जो हैं वो समान है ना। रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं और भौतिक परिवर्तन भी। तो आइए इसे हम समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करें।
तो क्रियाकलाप 2 हम करके देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में हम आवश्यक सामग्री परखनली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन, सोडा वाटर, खाने का सोडा, इतना चीज़ हम आवश्यक सामग्री में लेंगे बच्चों। और फिर हम सोडा की बोतल को खोलें। सोडा वाटर की जो बोतल होती हैं, हम जब उनको खोलते हैं तो क्या परिवर्तन देखते हैं। तो निकलने वाली गैस के समीप क्रमशः गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएं। हम जब सोडा वाटर के बोतल को खोलते हैं तो उसके समीप जो गैस निकलता है, ठीक है, तो उस गैस के समीप हमें क्या ले जाना है, गीला किया हुआ नीला या लाल लिटमस पेपर, है ना, नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे तथा सोडा वाटर विलयन में भी दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करेंगे, है ना। हम सोडा वाटर में नीला लिटमस पेपर को भी डालेंगे और लाल लिटमस पेपर को भी डालेंगे, और जब उन लिटमस पेपर में जो रंग परिवर्तन होता है हम उन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच में खाने का सोडा लें। 1 चम्मच में खाने का सोडा लेना है तथा गीले लिटमस पेपर नीला तथा लाल से परीक्षण कर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति की जांच करें। हम क्या करेंगे, 1 चम्मच में हम खाने का सोडा ले लेंगे, है ना, और उस खाने का सोडा में हम गीला जो लिटमस पेपर लिए हैं, नीला और लाल दोनों पेपर को लाएंगे और उसको भी हम परीक्षण करके देखेंगे कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, कौन सी प्रकृति की है, हम ये जांच करेंगे, ठीक है बच्चों। आप सभी को पता है यदि नीला जो लिटमस पेपर होता है यदि वो लाल हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वह पदार्थ अम्लीय होता है, और यदि लाल लिटमस पेपर नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वह पदार्थ क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कड़े कांच की परखनली में खाने का सोडा लेकर गर्म करें। निकलने वाली गैस के समीप नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएं, है ना, नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएं तथा लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। सारणी 4.1 को अपनी कॉपी में बनाएं तथा लिटमस पेपर के रंग में हुए परिवर्तन के आधार पर अम्लीय क्षारीय प्रकृति को नोट करें। तो हमें क्या करना है, एक परखनली लेना है बच्चों। परखनली आप लोग देख चुके हैं, है ना, आप लोगों को स्कूलों में दिखाया गया है। परखनली कांच की परखनली होती हैं और उनमें हमें क्या लेना है, खाने का सोडा लेना है, ठीक है। और खाने का सोडा को लेकर हम क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे, और जब उन्हें गर्म करते हैं तो उससे जो निकलने वाली गैसें हैं उसके समीप हमें नीला तथा लाल लिटमस पेपर को लाना है, ठीक है। अब लाल लिटमस पेपर को जब हम लाएंगे तो लिटमस पेपर के रंग में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें हम नोट करेंगे और सारणी 4.1 को अपनी कॉपी में बनाएं तथा लिटमस पेपर के रंग में हुए परिवर्तन के आधार पर अम्लीय क्षारीय प्रकृति को नोट करें। यहाँ आप सभी देख सकते हैं बच्चों, सारणी 4.1 में पदार्थ दिया हुआ है सोडा वाटर और खाने का सोडा, और लिटमस पेपर के साथ हम परीक्षण करेंगे, है ना। निकलने वाली जो गैस है उसके समीप भी हम ले जाएंगे लिटमस पेपर को, और सोडा वाटर का विलयन है उसमें भी हम लिटमस पेपर को डालकर देखेंगे तो क्या ये अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा और निकलने वाली गैस, उनका जब परीक्षण करते हैं तो वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों हम जानते हैं सोडा वाटर का वैसे तो पीएच मान 7 से कम होता है, इसका मतलब ये अम्लीय होता है ना, और जो खाने का सोडा होता है इसका पीएच मान 7 होता है। बच्चों यहाँ सोडा वाटर जो है 7 से कम होता है उसका पीएच मान, तो हम समझ सकते हैं कि ये अम्लीय होते हैं, और जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। इसी प्रकार से जो खाने का सोडा है इसका पीएच मान कितना होता है, 8.3, है ना, मतलब 7 से अधिक होता है। यदि 7 में होता तो उदासीन होता, पर ये 7 से अधिक होता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। पर क्या इनके जो निकलने वाली गैसें हैं, है ना, ये क्या समान परिवर्तन दर्शाते हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिकल करके जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, इनमें जब हम गैसों
के समीप लिटमस पेपर लाते हैं तो जो सोडा वाटर है ये तो अम्लीय दर्शाते हैं ना, जो निकलने वाली गैस है ये भी अम्लीय होते हैं और जो सोडा वाटर है वो भी अम्लीय होता है। हमारा जो खाने का सोडा है, ये जब खाने का सोडा पे हम सोडा के विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं बच्चों, तो वे जो लाल कलर का लिटमस पेपर होता है वो नीला हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये खाने का सोडा क्षारीय प्रकृति का है। पर जब निकलने वाली जो गैसें हैं, जब हम सोडा वाटर को गर्म करते हैं तो जो गैस निकलती है वो किस प्रकृति का होता है। तो क्या होता है, गर्म करने वाली गैस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है ना। जो नीला लिटमस पेपर होता है वो क्या हो जाता है, जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है, ठीक है। इसमें तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इसकी जो गैस है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो खाने का सोडा है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो ये सोडा वाटर है ये अम्लीय होते हैं और इससे निकलने वाली गैस भी है ये भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। हम इस क्रियाकलाप की दोनों स्थितियों में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या आप यह बता सकते हैं कि किस स्थिति में नया पदार्थ बना है? यदि क्रियाकलाप 1 से प्राप्त निष्कर्षों पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, जिसके कारण बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह भौतिकी परिवर्तन है। यह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब वो गर्म होता है तो फिर से ठंडा हो सकता है, पुनः हमें उसी अवस्था में प्राप्त हो सकता है ना। या अगर वो ठंडा है तो हम वो फिर से गर्म किया जा सकता है। तो यह भौतिक परिवर्तन है। अनबुझे चूने को पानी में डालने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम अनबुझे चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह कौन से परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है ना। तो दोनों परिवर्तन अलग अलग हुए है ना, एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन और एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, ठीक है। जब वो जिस अवस्था जब वो कोई भी पदार्थ जब नया पदार्थ बना लेता है ना, नया उत्पाद बना लेता है, फिर उसके बाद उन्हें पुनः उसी अवस्था में नहीं पाया जा सकता, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों स्थितियों में ऊष्मा के उत्पन्न होने के आधार पर हम होने वाले परिवर्तन की प्रकृति के बारे में नहीं समझा सकते, ठीक है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दें, है ना, जो एक समान दिखाई दें, एक जैसा दिखाई दें, एक ही प्रकार के हो। अब देखो, जो हमारा अनबुझा चूना है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला विलयन है, दोनों गर्म हो गए थे, है ना। पर हम कह सकते हैं क्या कि दोनों की प्रकृति एक समान है? नहीं कह सकते, है ना। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन की पहचान करने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं बना है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो क्रियाकलाप 2 में हम सोडा वाटर लेंगे, है ना। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस तथा सोडा वाटर दोनों की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, जबकि खाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है ना। तथा उसे जब हम गर्म करते हैं तो जो निकलने वाली गैसें ये किस प्रकृति की होती हैं? अम्लीय प्रकृति की होती हैं, है ना। नए पदार्थ का बनना और उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया संपन्न हो रही है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, किंतु खाने के सोडे को गर्म कर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इसमें देखिए आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं बच्चों? खाने का सोडा को। ये इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए, इस क्रिया में खाने के सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना।
कब बनती है? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब ये बनती है। जो लिए गए पदार्थ से भिन्न है, अलग हैं, जो हम पदार्थ लिए हैं इससे ये अलग हैं, है ना। क्या आपने प्रयोग करते समय बनी हुई पानी की बूंदों को देखा है? ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है ये क्या है? हमारे अभिकारक हैं, है ना। ये क्रिया में भाग ले रहे हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या बन रहे हैं? हमारे उत्पाद बन रहे हैं। कौन कौन से? सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इन्हें उत्पाद कहते हैं या फिर क्रियाफल कहते हैं और इसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है और उन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है ना। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो अभिकारक है ना, और इधर जो उनके बनने वाले उत्पाद होते हैं, है ना, तो दोनों साइड का जो अभिक्रिया और अभिकारक और जो उत्पाद होता है वो बैलेंस होता है, मतलब संतुलित होता है। उनकी जो संख्या, परमाणु संख्या होती है वो भी संतुलित होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं Na सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी हमारा सोडियम 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है ना, पर यहाँ पर जब हम 2 लिखते हैं तो ये सभी के लिए 2-2 हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी कितना है संख्या में? 2 है, यहाँ हम 2 लिख दिए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना है? 3 है, और यहाँ पर 2, तो 3 और 2 का गुणा हो जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 6 है। तो यहाँ पर आ जाइए बच्चों, इधर भी हमारा ऑक्सीजन 6 है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 और 1 यहाँ पर 6। तो हमारा इधर और इधर दोनों साइड का हमारा जो अभिकारक और उत्पाद हैं वो बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित किया जाता है। मैं आप सभी को इस उदाहरण के द्वारा भी बताऊंगी। बच्चों यहाँ पर हम संतुलित समीकरण देख सकते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। इधर जो क्रिया कारक होते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अधिकतर देखने को हमें मिलता है। जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्रिया कारक कहते हैं, और जो क्रिया के दौरान जो उत्पाद बनाते हैं, है ना, उन्हें हम उत्पाद या फिर क्रियाफल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिया कारक लिए हैं H2 + O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिए हैं, और इधर क्या बना है हमारा? पानी, वाटर बना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हाइड्रोजन है ये कितना है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, पर यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो ये और ये तो बराबर हैं। पर यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है ये 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सिर्फ 1 है। तो क्या ये संतुलित है? नहीं है, है ना। इधर भी 2 होना चाहिए तभी ये बराबर होगा। तो हम इसे किस तरह से देख सकते हैं? हम इस प्रकार से, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये एक समूह में है क्योंकि ये अलग है, और हम ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है ये भी 2 है, ये अलग समूह है, इसे लिख लेते हैं। और हम इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है ये 2 है, और ये एक ही समूह में है ना, ऑक्सीजन और ये एक समूह में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो अब ये संतुलित नहीं है। बच्चों हम इन्हें संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? हमें इन्हें गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम इस समूह को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो देखिए अब ये समूह में इसलिए ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों के लिए होता है ना। जैसे कि ये हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 4 हो गए, और ये 2 एकम 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमारा संख्या में, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है 2 हो गया, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ये कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गए, और इधर देखिए हमारा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर
हाइड्रोजन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये संतुलित हो गया हमारा, है ना, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 हो गया। पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो असंतुलित हो गया, क्योंकि इधर कितना हो गया, 4 हो गया और इधर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समूह में हम गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो अब ये संतुलित हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखे हैं, इससे गुणा किए हैं, तो हम इसी समूह के ऊपर में हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इस समूह में, ये दोनों समूह, ये एक समूह है ना, तो हम इस समूह में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 4 है, इधर भी 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो हम यहाँ जब 2 लिखते हैं तो ये O के लिए भी लागू होता है। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण संतुलित करते हैं, ठीक है। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा एक और समीकरण देख सकते हैं। मान लो हम कार्बन लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ सिर्फ 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। तो ये हमारा अलग अलग समूह है, तो हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की समूह 1 है, ये एक समूह में है, ठीक है, तो हम एक समूह में इसे लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन तो संतुलित है, पर क्या ऑक्सीजन संतुलित है, तो नहीं, ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन, इस समूह में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये समूह में है इसलिए ये कार्बन के लिए भी अप्लाई हो जाता है, 2 एकम 2। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है संख्या में, यहाँ भी 2 है, पर कार्बन यहाँ सिर्फ 1 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम कैसे करेंगे इसे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इस समूह में, है ना। हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम 2 एकम 2। अब देखिए हमारा यहाँ भी कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ भी। अब ये हमारा संतुलित है, तो हम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, हम जिस समूह में गुणा किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, उसी समूह के सामने हम लिखेंगे। तो हम सी, कार्बन के समूह के पहले हम क्या, जो कार्बन वाला समूह है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो समूह है, हम इसके सामने लिखेंगे 2, क्योंकि ये एक समूह के रूप में है और इस समूह में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ सामने लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं दोनों साइड को, और रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होता है, और जो हमारा बनने वाला उत्पाद है ये भी, और जो अभिकारक हैं ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। बच्चों आप लोग और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आयरन है, हमारा वाटर है, ठीक है, ये अभिकारक हैं, ये क्रिया में भाग लेते हैं, और जो हमारा उत्पाद बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं, तो इनकी जो संख्या है ये अभी क्या है, असंतुलित हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयरन की संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है ये सिर्फ 2 है, और यहाँ पर 2, तो सिर्फ हमारा जो हाइड्रोजन है यही संतुलित है, बाकी असंतुलित हैं। तो हम इसे भी हम संतुलित कैसे करेंगे, आयरन की संख्या 1 है, ये एक समूह में अलग है, और ये एक समूह में है, ठीक है। हाइड्रोजन जो वाटर है हमारा H2O, ये एक समूह में है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ये एक समूह में हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर Fe, ये संख्या में 3 है और ये एक ग्रुप में है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, हम इसे एक ग्रुप में ले लेंगे।
और ये हमारा 1 है अलग ग्रुप, ठीक है। ये हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें हम किस प्रकार से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आयरन की जो संख्या 3 है तो हम यहाँ भी इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, पर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या 4 है इसलिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो समूह है ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, है ना, 4 एकम 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया, पर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ भी बैलेंस हो गया। ये कितना है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया, है ना। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी 4 है, और जो आयरन है हमारा 3 है, यहाँ भी 3 हो गया। अब बैलेंस हो गया। अब हम इसके कैसे लिखेंगे, जिस जिस समूह में हम मल्टीप्लाई किए हैं उस समूह के आगे हम लिखते हैं। जैसे हम आयरन, यहाँ पर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम इस समूह के आगे हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। और इस समूह में हम किस समूह में किए हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि हमारा जो आयरन है ये इसकी संख्या 3 है तो यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर जब 4 लिखाता है तो ये ओ के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी लागू होता है, ये भी 4 है ना। ये हाइड्रोजन कितना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कितना है, 8 है, ठीक है। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, और दोनों साइड बैलेंस कर लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें। बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से संतुलित हैं। यदि हम ये 2 को ना लिखें, यहाँ पर सामने हम ये 2 ना लिखें तो देखिए क्या ये संतुलित है। यहाँ सोडियम हमारा 2 है संख्या में, तो क्या इधर है, नहीं है। हाइड्रोजन हमारा 2 है तो इधर सिर्फ 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस समूह को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 से जब गुणा होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाएगा, है ना। बाकी हमारा 2 2 की संख्या में रहेगा, जैसे कार्बन हमारा 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इससे गुणा हो गया तो 6 ऑक्सीजन हो गया। क्योंकि यहाँ तो 3 है ही ऑलरेडी, यहाँ जो 2 है ये 2 भी ऑक्सीजन के लिए लागू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सोडियम संख्या में 2 है, ये भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी हमारा 2 है, कार्बन भी हमारा कितना है, 2 है, यहाँ कार्बन भी 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ, 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन 3, 4 5 और 1 6। इस तरह से हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है ये बैलेंस किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाता है। अब देखिए 4.2 रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हम देखेंगे। आइए अब रासायनिक क्रियाओं के कुछ लक्षणों को देखें। हम यहाँ पर आवश्यक सामग्री में परखनली, कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं। एक परखनली में कैल्शियम कार्बोनेट लें, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। अम्ल डालने पर क्या परिवर्तन होता है। यदि हम एक परखनली लेंगे, यहाँ पर आप लोग परखनली देख सकते हैं, ये कांच की कड़ी परखनली है, ये होल्डर है ना। अब हम इसी परखनली में क्या लिए हैं, इसी परखनली में हम कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं, ठीक है। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें क्या मिलाए हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब हम परिवर्तन देखेंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हम परिवर्तन देखेंगे कि क्या होता है परिवर्तन, अम्ल डालने पर क्या परिवर्तन होता है। तो क्रियाकलाप के फलस्वरूप निकलने वाली जो गैसें
गैस होती है वो कौन सी होती है ना। क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस कौन सी है, नोट करें। तो हमें नोट करना है। यहाँ हम देखते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलय ठोस पदार्थ है। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये कौन सा पदार्थ है, अविलय। ये पानी में कभी विलय नहीं होता, घुलता नहीं है, और जो नहीं घुलता है उसे हम अविलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अविलय ठोस, और ये कैसा होता है, किस रूप में होता है, ठोस रूप में। ठीक है, ठोस पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस क्रिया में बना कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जल में घुल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो ये अभिकारक हैं, और इधर जो बना हुआ है हमारा ये उत्पाद हैं, है ना। तो गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। हमने देखा कि यह दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्रिया हुई, है ना, रासायनिक क्रिया हुई। क्या आप इस प्रकार की अन्य क्रियाओं का उदाहरण बता सकते हैं? जंग लगना, भोजन का खराब होना आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इनमें नए पदार्थ बनते हैं, और जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है। नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 1 से 8 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। बर्फ़ का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है ना, इन्हें आपको लिखना है और उनका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, शक्कर का पानी में घुलना, लकड़ी का जलना, कटे हुए आलू बैंगन तथा सेब का काला पड़ जाना, मोम का पिघलना, चांदी से आभूषणों का काला पड़ जाना, दूध का खट्टा हो जाना, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण। ये कौन कौन से परिवर्तन है, रासायनिक हैं या भौतिक परिवर्तन है, इन्हें आपको लिखना है ना, और इनकी पहचान कर कारण सहित स्पष्ट करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है 1 से 8 तक। ठीक है, आप लोग ये करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे होमवर्क करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बाय।